हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड 12 फिजिक्स। और आज हम न्यूमेरिकल सेशन लेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ना करके हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स हमें स्टडी करना है, कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, तो वो मेथड देखने हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा हमें सॉल्व करना है। तो कभी भी कोई भी, जैसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे तो आपके पास एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेने हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठोगे तब ये समझ आएगा। तो क्वेश्चन 1 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में दिया है पीछे फर्स्ट चैप्टर के, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मेथड मैं बताऊंगा। गिवन क्या है क्वेश्चन में वो मैंने नोट करना है आपको पहले, और उनमें पूछा क्या है वो नोट करना है पहले। फिर ये आप काम करना है आपको सबसे पहले क्वेश्चन में, और एक डायग्राम बना लो तो और अच्छा। क्वेश्चन को 2 या 3 बार पहले पढ़ो, 3 बार पढ़ना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ो। देखो क्या गिवन है, पहले उसे नोट करना है, क्या पूछा है उसे नोट करना है, और एक डायग्राम अगर बना सको तो बना लो। और फिर ये काम आपको करना है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है आपके लिए, लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तब ये करोगे। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दो चार्जेस दिए हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। तो डायग्राम भी बना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम भी बना सकते हैं हम। दोनों चार्जेज हमने यहाँ दिखा दिए, दोनों के बीच का गैप दिखा दिया, दोनों पे फोर्स हमें निकालने हैं। तो ये आपका स्टेप रहेंगे। अब एग्जीक्यूशन के लिए आप स्टार्ट करते हैं। हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्ब लॉ से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो R दिया था इन्होंने सेंटीमीटर में दिया था, आपको इससे पहले ही ऐसा यूनिट में चेंज कर लेना है। कूलम्ब पहले से ऐसा यूनिट में, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं सारी ऐसा यूनिट में लेनी है, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो हमें पता है ना कि ऐसा यूनिट में K की वैल्यू कूलम्ब को 9 into 10 to the power 9, Q1 यहाँ पे 2 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब, Q2 3 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब, और R स्क्वायर का मतलब हुआ 30 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, वैल्यूज रख के आंसर जो भी आएगा, आपने सारी ऐसा यूनिट लिए हैं तो ऐसा यूनिट में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो यू हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व आपको करना है, मैं मेथड बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो मैंने स्टेप बताए पहले आपको क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना है, फिर उसमें क्या गिवन है उसे नोट करना है, फिर जो पूछा है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लो, डायग्राम बना लो, जो गिवन वैल्यूज है उनको ऐसा यूनिट में चेंज कर लो। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ देता हूं एक बार। आपके पास एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए तभी ये समझ आएंगे। और 1.2 क्वेश्चन है ये, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू अनदर स्मॉल sphere of charge minus 0.8 माइक्रोकूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे दो चार्ज दिए हैं, 0.4 माइक्रोकूलम्ब और 0.8 माइक्रोकूलम्ब नेगेटिव में, और इन्होंने कहा है कि 1 पे सेकंड की वजह से ये फोर्स लग रहा है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, R निकालना है और F21 निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है। तो हम क्वेश्चन को 1 या 2 बार 3 बार जब 3 बार पढ़ेंगे, गिवन जो दिया है उसे नोट करेंगे, क्या पूछा है उसको नोट करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे। ये स्टेप आपको याद रखने हैं। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, सेकंड जो गिवन दिया है उसको नोट करना है, थर्ड आपको करना क्या है उसको नोट करना है, व्हाट टू डू, ये भी आप क्वेश्चन में से मिलेगा आपको, फोर्थ आपका डायग्राम बनाना है अगर पॉसिबल है, और फिफ्थ आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन या सॉल्यूशन आपका ये, ठीक है, वो करना है। तो ये 5 स्टेप तो आपने रीड कर लिया,
वैल्यूज नोट कर ली, ये क्या करना है क्या निकालना है वो दिख लिया, एक डायग्राम यहाँ पे पॉसिबल है बना लिया, और अब ऐसा यूनिट में इन्हें चेंज करो। तो ये 0.4 माइक्रोकुलाम था, तो माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम हो गया। ये कितना है, माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। ये कर लिया। अब आपको निकालना है आर, तो एग्जीक्यूशन करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, F12 कितना होगा, 1 चार्ज पे 2 की वजह से, तो KQ1 Q2 अपॉन R²। के इन्होंने दिया नहीं है, तो एयर के लिए आपको याद होना चाहिए, नहीं देंगे जनरली, एक मतलब ये मान के चलते हैं कि आपको पता है, आपको याद है। तो Q1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम, 0.8 इंटू 10⁻⁻�6 कुलाम। और यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एट्रैक्टिव फोर्स बता देंगे अपोजिट नेचर के, पर मैग्नीट्यूड निकालना है, R² निकालना है, और F दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.2 न्यूटन। तो यहां से इसको सोल्व करो, R² यहां आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप यहीं लिख देता हूं, आप कर ला। तो R² आ जाएगा यहां, F12 आएगा यहां। अब इसको सोल्व करना आपका काम है, ठीक है। ये R आ जाएगा R²। तो जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट ले लेना, जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट तो आपको लेना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा रूट लेने के बाद वो आपका मीटर में आंसर आएगा। मीटर बाहर है रूट से, ध्यान रखना। तो रूट लेने के बाद जो भी आंसर आएगा वो रूट को निकाल लेना, उसका जो भी रूट आए उसको मीटर में आंसर लिख देना। अब ये सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट कि F21 कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ। तो F21 तो F12 के बराबर ही होगा, और ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 0.2 न्यूटन। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है और आपसे पूछ रहे हैं, देखो फ्री में मार्क्स मिल गए आपको। तो देखना आप इसका तरीका, ध्यान से देखना, एक बार फिर देख सकते हो वीडियो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा काम करना है। क्वेश्चन 1.6 पे आ जाते हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको खुद भी करने चाहिए। सारे क्वेश्चन आप अगर यहां से ही करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो 1.6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया है 4 पॉइंट चार्जेज QA, QB, QC, QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं ये 4 चार्जेज, ठीक है। इनके स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो अब ये देखिए, ये 4 चार्जेज स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं, QA, QB, QC, QD, इनकी वैल्यू दे रखी है। अब ये कह रहे हैं कि इन 4 चार्जेज की वजह से यहां सेंटर पे कोई चार्ज रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने फोर्स पूछा है, तो आपसे पूछे वो फोर्स ए चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EA कितना होगा, पहले चारों चार्जेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, KQA अपॉन R²। और ये अभी से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम इन सबके, ठीक है। और ये डायरेक्शन अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, अलोंग OC हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही फार आप EB निकाल लोगे, के उसका भी मैग्नीट्यूड तो यही है, नहीं चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग है QB का, R²। वैल्यू रख लोगे अलोंग, अच्छा ये माइनस चार्ज है तो इसकी वजह से अगर मैं फोर्स बात करूं EA, ये तो EA था आपका, ठीक है। यहां B की वजह से, तो यहां +1 चार्ज रखोगे, माइनस चार्ज है तो इसकी तरफ कोई, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड OB की डायरेक्शन में लगेगा, OB की डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप निकाल के यहां रख सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, EC निकाल लो C चार्ज की वजह से, तो ये KQC अपॉन R², और C पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, EC, ठीक है। ED, अभी हम यहाँ पे ED निकालेंगे, माइनस चार्ज रखा है यहाँ पे भी,
तो अगर +1 चार्ज रखोगे तो ई डी की तरफ ही जाएगा। तो मैं कहूँ ई सी की डायरेक्शन क्या थी, ई सी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था तो ये था ओ ए की डायरेक्शन, यानी कि सी से दूर जाते हुए ओ ए की डायरेक्शन। डी पे जो चार्ज है के क्यू डी अपॉन आर, इसके ये वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, इनको कुल कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये किस डायरेक्शन में है, क्योंकि डी पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज रखोगे वो पॉइंट पे तो डी की तरफ को जाएगा, तो ये डायरेक्शन ओ डी की डायरेक्शन ही होगी। अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, लेकिन आप देखो ई ए और ई सी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, ई बी और ई डी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो ये सब कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट ना भी कर जाए, नेट पूछे ही नहीं है इन्होंने कैलकुलेट करने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करो तो कर दीजिए आप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी। लेकिन ध्यान से देखो ई ए और ई सी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो अगर मैं चाहूं तो ई ए तो अपनी जगह और ई सी की जगह लिख सकता हूं माइनस ई ए, ठीक है। ऐसे ही ई बी और ई डी एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि दोनों बराबर चार्ज हैं और इनके बिल्कुल मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ई डी माइनस ई बी के बराबर होगा। क्लियर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। तो आपको कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, वरना आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि ए पे और सी पे चार्ज बराबर हैं तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। डी पे और सी पे बी पे चार्ज बराबर हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे, तो सम आएगा 0। तो नेट फील्ड 0 हो गया। तो इन्होंने पूछा क्या है कि फोर्स कितना लगेगा अगर यहाँ पे एक चार्ज रखें, तो फोर्स तो क्यू ई के बराबर होता है और ई का मैग्नीट्यूड तो यहाँ 0 है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू तो दिया इन्होंने 1 कूलम माइक्रो कूलम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नेट। तो नेट फोर्स यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखोगे सेंटर पे, उस पे 0 लगेगा। तो क्वेश्चन को तरीका देखना है, ठीक है, आप इस चीज को समझा सकते हो। यहाँ सॉल्यूशन आप करना चाहो करो, ना करो कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने आपसे अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा, उनके मैग्नीट्यूड, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि यहाँ पे अगर क्यू चार्ज रखा होगा 1 माइक्रो कूलम तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हमें वो फोर्स निकालना है। तो हम इस तरह से समझा सकते हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ये वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, आप समझा सकते हो। 1.9 क्वेश्चन इसमें दिया है, तो पहले हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए सिस्टम है 2 चार्जेस क्यू ए 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये दे रखा है, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड क्यू बी है -2.5 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी, दे रखा है क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो आपको सिस्टम का टोटल चार्ज, ये व्हाट टू डू ये आपने नोट कर लिया, ये पूछा है, टोटल चार्ज पूछा है सिस्टम पे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट टू डू। तो ये सारी चीजें जब नोट कर लोगे, गिवन कर लोगे, क्या निकालना है, एक डायग्राम बना लोगे, तो ऐसा यूनिट में चेंज कर लोगे अगर जरूरत है, यहाँ पे तो पहले ही ऐसा यूनिट में दे रखे हैं, तो आपको ये चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये पहले पूछे हैं व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज तो होगा, 2 चार्ज दे रखे हैं यहाँ पे आपके पास डाइपोल पे, अगर 2 चार्ज दे रखे हो एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो, तो नेट चार्ज तो डाइपोल पे 0 ही होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 है और माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 है कूलम में, और ये दोनों का जब सम करोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सॉरी कूलम, तो आपके पास चार्ज जो आएगा वो 0 आ गया, 0 कूलम। तो नेट चार्ज तो आ गया। अब डाइपोल पे हमेशा नेट चार्ज 0 ही होता है, लेकिन ये कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो वो तो क्यू इंटू कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और आप करते हो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2a है, दे रखा है इन्होंने एक तरह से, 2a = 15 + 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर लो, यहीं पे 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, तो करो। तो ये रहा क्यू चार्ज है आपका, 2.5 मैग्नीट्यूड लिखना है बस, ए कोई आइदर ऑफ द चार्ज का, और 2a का मतलब है यहाँ पे 30 इंटू
10⁻⁻2 मीटर। तो कूलाम मीटर आ जाएगा, कूलाम मीटर। और इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। तो जो भी सोल्व करके आए कूलाम मीटर में आंसर लिख दो, बस सिंपल। और डाइपोल मोमेंट आपका निकल गया। और अगर कोई कहे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, और माइनस चार्ज दे रखा है बी पे और प्लस चार्ज है ए पे, तो माइनस चार्ज से प्लस, तो माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, माइनस जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? तो इसको सोल्व आपको करना है। देखते हैं कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। मुझे सिर्फ सिंपल बताना है, सोल्व आपको करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, डिपेंड किसी पे नहीं रहना है, मेथड समझने हैं, बुक्स हैं, ज्यादातर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। नहीं होते उसके बाद आप टीचर के पास जाओगे, लेकिन उससे पहले ये मेथड यूज करो। क्वेश्चन को पढ़ो, इसको भी 1.10 देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। उन्होंने कहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude. Calculate the magnitude of the torque on the dipole. अभी टॉर्क का हमने पढ़ा था फॉर्मूला, तो टॉर्क निकालना, ये वैल्यूज दे दी इन्होंने, ऐसा यूनिट में है और टॉर्क निकलवाया है, डायग्राम बना लो एक। तो टॉर्क आपको पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क जब निकालते हैं तो PE sin थीटा, तो सारी वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने आपको। P दे रखा है डाइपोल पे 4 × 10⁻⁹ तो P की वैल्यू दे रखी है कूलाम मीटर, ऐसा यूनिट है कूलाम मीटर, ठीक है। P की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 × 10⁴, और साइन थीटा कितना है, साइन, यहाँ पे वैल्यू दी है इन्होंने आपको साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। तो ये जब सारी चीजें रख दोगे, वैल्यू रखोगे, तो न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन की अगर टॉर्क की बात करें, अगर आपके प्लेन में आपने डायग्राम बना दिया है तो डायरेक्शन भी वहां पे अपन जिक्र कर दो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो P से E की तरफ को अगर राइट हैंड के फिंगर पर रोटेट करोगे तो इस डायग्राम के लिए आपके टॉर्क की डायरेक्शन होगी इनवर्ट टू द प्लेन, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन पूछा नहीं है क्योंकि डायग्राम भी हमने अपनी मर्जी से बनाया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन है 1.12, क्या कहा है इन्होंने, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.12 क्वेश्चन है, 1.12 ये क्वेश्चन है। 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 × 10⁻⁻7 coulomb? The radii of the sphere A and B are negligible compared to the distance of separation. तो ये ना भी लिखा हो तो गिवन है, क्योंकि कूलम्ब लॉ हम लगा ही तब सकते हैं जब आपके स्फीयर पॉइंट चार्जेज हो, ठीक है। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half? तो यहाँ पे दो स्फीयर दिए इन्होंने, QA और QB, दोनों पे चार्ज दिया है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम्ब, दोनों के बीच का गैप दिया है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में फोर्स पूछा है, तो व्हाट टू डू नोट कर लिया आपने, फोर्स पूछा है। और सेकंड में पूछा कि फोर्स बताओ अगर चार्ज को दोनों को डबल कर दें, डिस्टेंस उनके बीच का हाफ कर दें, तो कर दो। पहले फोर्स निकालो। फोर्स के लिए फॉर्मूला है आपके पास K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और QA आपका है यहाँ पे QA QB, ये वैल्यू है 6.5 × 10⁻⁻7, दोनों वैल्यू बराबर है तो स्क्वायर कर सकते हो। QA × QB दोनों की वैल्यू बराबर है। R² का मतलब क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको पहले 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दो, ठीक है। तो 50 ×
10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दो या 0.50 का स्क्वायर कर दो। और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जो भी यहाँ आंसर आएगा न्यूटन में आंसर आप लिख दीजिए। ये सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो जो भी आंसर आए यहाँ पे, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे दिया इन्होंने 1.13। वो कह रहे हैं कि एक स्फीयर है जो पहले इसी क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी है इसी के बेस पे क्वेश्चन। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट भी था, सॉरी, पहले 1.12 का ही। ये कह रहे हैं कि अगर चार्ज को डबल कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो जब देख लो आप, चार्ज को QA', QB' और डिस्टेंस हो गया R', इनका स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि चार्ज को डबल कर दें, तो 2QA कर दिया, 2QB कर दिया, डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर हो गया। तो जब इफ इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा K, QA, QB और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये तो F के बराबर ही आएगा। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि चार्जेज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। तो जब आप फॉर्मूला, तो आप देखोगे फोर्स तो सेम रहा, क्योंकि चार्जेज को डबल हुआ, ऊपर 4 आ गया, नीचे, अरे नहीं, सॉरी 4 नीचे आया, 4 ऊपर से भी गया, तो 16F हो जाएगा, ये 16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर ही जाएगा R/2 का स्क्वायर करके भी। तो ये तो फोर्स आपने 16 टाइम्स ऑफ F हो गया, सॉरी। तो देखा ना आपने, जल्दबाजी में हम कई बार गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना है। 16 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फोर्स हो गया। तो जो भी आपने फोर्स निकालता है, यहाँ पे आप दोबारा वैल्यूज डबल करके उनका सॉल्यूशन करके वैल्यूज रख के करोगे तो इतना क्यों काम, ज्यादा से ज्यादा काम फॉर्मूला में ही निपटा लेना है। इन्होंने चार्ज को डबल करने को कहा तो पहले फॉर्मूले में कर लो। अब इस एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ रख सकते हैं। 1.13 क्वेश्चन भी इसी के बेस पे दिया इन्होंने कहा कि अगर स्फीयर ए को 1.13 पढ़ लेना आप, पहले एक सी, एक और, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, यानी कि साइज बराबर है। पहले ए को टच किया एक तीसरे स्फीयर से, एक स्फीयर लेके आएंगे सी, ठीक है। उससे हम पहले ए को टच करेंगे, फिर बी को टच करेंगे, फिर इसे दूर ले जाएंगे। तो जब हम सी को ए से टच करेंगे, सी को ए से टच करेंगे तो दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस पे QA था पहले, तो QA/2 हो जाएगा। और जब ये इसको यहां से हटाऊंगा, अब इसको यहां से हटा दिया तो A पे तो चार्ज QA/2 हो गया। अब इसे B से टच करेंगे और B पे चार्ज था Q, इस पे था QA/2, QA के बराबर ही था इस पे भी, तो 3QA/2, तो दोनों पे आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो 3Q/4 इस पे हो जाएगा, 3QA/4 का हो या B/4 बराबर ही है, और वो जो C पे 3QA/4 दूर चला गया। अब इनके बीच में फोर्स निकलवाया, तो फोर्स निकालना है, तो मान लीजिए F" कह देता हूं मैं इस, तो QA', QB', उसी क्वेश्चन से मैं रिलेट करके इसलिए डबल डैश नाम दे रहा हूं। डिस्टेंस को नहीं बदला इस बार, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस सेम रखी है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो डिस्टेंस अगर सेम रखी है जो पहले वाले पार्ट के, तो यहां रख दो K की वैल्यू। तो ये आपका हो गया QA/2, यहां हो गया 3QA/4, डिस्टेंस आपने रखी है सेम। तो अगर मैं वैल्यूज को सबको अलग कर दूं तो 3/8 K QA, QB लिखो या QA का स्क्वायर लिखो, तो एक ही बात है, क्योंकि बराबर है दोनों। तो ये तो आपका पहले वाला फोर्स है, तो 3/8 F हो गया, 3/8 F हो गया। कोई प्रॉब्लम है? 3/8 QA और QB बराबर है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ QA लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये F की वैल्यू रख दीजिए अब यहाँ पे। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले के अंदर ही सोल्व कर लो क्वेश्चन को, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। 1.15 पे ये क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा है कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। तो फ्लक्स पूछा है, साइड दे रखी है स्क्वायर की, और ये इसके पैरेलल रखा है, ठीक है। और इसका मतलब जब यानी कि जो आपका स्क्वायर है वो YZ प्लेन में है, तो आपको यहाँ फ्लक्स निकालना है। फिर कह रहे फ्लक्स निकालना है जब आपका जो स्क्वायर है वो उसका नॉर्मल
60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये चीज हम एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना आप, ये गिवन है, ये हमें निकालने हैं और ये मैंने डायग्राम बना लिए। तो पहला पार्ट करते हैं, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। आपके जो इस एरिया है तो वो होगा एल स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसे मीटर में करूं तो 100 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स क्या होगा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई, फ्लक्स निकाल दूं तो EA कोस थीटा होता है, थीटा कोस 0 1 होता है। ई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 इंटू 10 और एक्स एक्सिस पे दे रखी है, ठीक है। और ये आपका हो गया एरिया 10⁻⁻² कोस 0 1 हो गया। और आपका फ्लक्स है तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी ई इंटू ए के हिसाब से। तो यहां से आप सोल्व कर लो, 3 इंटू 10⁻1 यानी कि 30 आ जाएगा, 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट, यही एरिया है, फ्लक्स निकालना है। इस बार हमें मान लीजिए फ्लक्स मैं इसको 5 कर, तो इस बार क्या होगा, वही एरिया है, लेकिन इस बार ये जो एरिया वेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री, तो cos 60। तो E की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, ये 10⁻ एरिया हो गया, और cos 60 होता है 1/2, तो इतना न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कर लेना 15 न्यूटन पर कूलम। ये तो मैंने सोल्व कर दिया पूरा। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, अगर आप करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस तरह की। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देखना आप 1.16। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁻³ नहीं सॉरी +3, और ये इसकी डायरेक्शन है I कैप न्यूटन पर। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो इसके थ्रू फ्लक्स पूछा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर करेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, तो आप चाहो तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर ली जाएगी, ये एरिया वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है। इस फेस के लिए एरिया वेक्टर लिया जाएगा इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि भाई फ्लक्स, तो व्हाट टू डू, हमें फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए एग्जीक्यूशन देखते हैं हम कैसे करना है, या सॉल्यूशन कहिए। तो हम पहले फ्लक्स निकालेंगे फर्स्ट सरफेस पे। तो फर्स्ट सरफेस पे फ्लक्स, तो क्या आएगा, ई एरिया को आपने एस से दिखा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एस कॉस 180 डिग्री दोनों में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को राइट को, और यहाँ पे एरिया का कंपोनेंट जो है वो मैं पहली फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो ई एस डैश कोस 180, एस डैश की वैल्यू निकाल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10⁻3। एरिया आप निकाल के रखो, इन्होंने बताया इसकी साइड जो है ना, वो आपकी क्वेश्चन है 1.16, साइड है 20 सेंटीमीटर। तो साइड 20 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं गया पहले। तो एरिया आपको निकालना पड़ेगा एल स्क्वायर 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 400 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, कोस 180 -1 आएगा। तो ये जो वैल्यू जाएंगे माइनस में 12 इंटू यानी कि 120 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। φ2 फ्लक्स फ्रॉम, यानी ये तो पहले लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स, क्योंकि नेगेटिव लिया जाएगा, सरफेस के अंदर जा रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन जब हमने की तो कोस 180 -1 होगा, तो माइनस फ्लक्स होगा। तो सरफेस के अंदर जाता हुआ फ्लक्स, क्यूब इस बॉक्स के अंदर जाता हुआ फ्लक्स लेफ्ट से जो उसको हम माइनस लेंगे, और प्लस हम लेंगे जो राइट साइड, क्योंकि फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो ई एस कोस, और यहाँ पे एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल है। वैल्यूज वही है, 10 टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू 1। तो ये हो गया 120 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स, तो φ1 प्लस φ2।
तो ये हो गया -120, ये हो गया +120, यूनिट है ये आपकी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये 0 आ जाएगा फ्लक्स, 0 फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो आप इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई जितना फ्लक्स, एक लैंग्वेज लिख सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज में भी ये आंसर जा सकता है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बगैर किसी सॉल्यूशन के, क्योंकि आपको पता है जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ रहा है। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉक्स, क्या लिया आपने, क्यूब विल बी 0। और इसका रीजन क्या होगा, 0 क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब इज इक्वल टू फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। तो अगर आपने ऐसे भी लिख दिया फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज करके यहां लिख देना। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी 0 बिकॉज फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब इज इक्वल टू द फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। तो आपने सॉल्यूशन नहीं किया और ये लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके हैं आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 1.17 देख लेते हैं। ये कह रहे हैं केयरफुली मेजरमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इसके अंदर से, ब्लैक बॉक्स है ये, इसके अंदर से इतना फ्लक्स बाहर आता हुआ मेजर किया गया। ये फ्लक्स बाहर आ रहा है, इसके बाहर आ रहा है, इसके फ्लक्स बाहर, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि ब्लैक बॉक्स है तो यहाँ पे ब्लैक तो नहीं बनाया, तो बाहर आता हुआ दिख रहा है बस। तो ये ब्लैक बॉक्स बनाया इन्होंने, तो ब्लैक बॉक्स का मतलब बस बाहर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हमने चेक किया कि इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो नेट, और इधर भी 3 डायमेंशन होगा तो इधर भी बाहर आएगा। तो इसकी वैल्यू ये है। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड, तो इनसाइड द बॉक्स कितना चार्ज है। सेकंड कह रहे हैं इफ द नेट फ्लक्स through the surface of the box will be 0, could you conclude that there will be no charge inside the, और ये कहना है सेकंड पार्ट में अगर फ्लक्स 0 इसमें से ना कोई बाहर आ रहा हो तो क्या इसके अंदर हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो देख लेते हैं एग्जीक्यूशन में या सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। तो हमें पता है गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू। तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपके पास फ्लक्स दे रखा है क्वेश्चन में। तो 8 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और इसकी वैल्यू होती है 8.854 एप्सिलॉन नॉट की 10⁻⁻12। और ये चार्ज है तो कूलम में आएगा सारी यूनिट। जब ऐसा यूनिट लोगे तो अपने आप आंसर कूलम में आएगा ऐसा यूनिट में। इसको आप सोल्व कर लोगे, ये आपका काम है, ठीक है। चार्ज निकाले। सेकंड पार्ट क्या करें, फ्लक्स 0 है तो क्या चार्ज 0 होगा, इसके अंदर क्या बॉक्स के अंदर चार्ज 0 होगा। तो आप क्या होगे, चार्ज 0 होना जरूरी नहीं है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, लेकिन उन सब का नेट 0 होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज नहीं है, हम ये कहेंगे क्योंकि वी कैन नॉट से दैट देयर इज नो चार्ज एट ऑल इनसाइड द बॉक्स। नो आएगा इसका आंसर, नो। वी कैन नॉट से दैट देयर इज नो चार्ज इन द बॉक्स। We can only say that net charge in the box is 0. लैंग्वेज में फर्क देखो, नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0। तो नेट चार्ज 0 होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों का सम 0 होगा। इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे चार्ज नहीं, चार्ज तो हो सकता है लेकिन जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब दोनों का सम ये नेसेसरली 0 है, तो हम कहेंगे नेट चार्ज इसके अंदर 0 है। तो इस चीज को समझो थोड़ा। अब क्वेश्चन 1.18 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम इज
a distance 5 centimeter directly above the center of a square of sides 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the flux through the square? तो ये कह रहे हैं ये चार्ज रखा है कि स्फीयर ये सरफेस के ऊपर जो 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा ऑल डायरेक्शन फ्लक्स निकलेगा, तो इस सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा इसकी वजह से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस सरफेस को लेके एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा दिया है और इसकी 10 सेंटीमीटर ये साइड दे रखी है, तो अगर हम 10 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएं तो ये जो हमारा क्यू चार्ज है ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा क्यूब के, और अब इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा है वो 6 फेसेज में से इक्वल निकल रहा है, 6 फेसेज में से। तो एक फेस के हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा, 6 फेसेज में से निकला, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द 6 फेसेज ऑफ द क्यूब, तो ये तो आएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई डैश। लेकिन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड फ्लक्स क्या है, देन फ्लक्स, हमें तो फ्लक्स निकालना है एक फेज से, इस फेज से, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। तो हमने क्यूब तो हमने बनाया है, उन्होंने तो सरफेस ये दी थी बस नीचे वाली, तो इसके अंदर से फ्लक्स होगा जो फाई डैश है डिवाइड बाई उसका 6, क्योंकि यहाँ 6 फेसेज में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी द आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, और इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो आपको देखना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बड़े ध्यान से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है 1.123 एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखना। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस, आपको पता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज जब लेते हैं हम तो उससे r डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे हमने निकाला था, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू क्या थी तो वो हम अभी बात करेंगे एग्जीक्यूशन में जब फॉर्मूला वगैरह बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये डिस्टेंस दे दिया लाइन चार्ज से, और इसमें इन्होंने पूछा है व्हाट टू डू का मतलब हमें इनमें पूछा है कि लैम्डा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, फॉर्मूला आपके पास है, लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहाँ निकालना है, ये 2 सेंटीमीटर है तो इसे पहले मीटर में जरूर चेंज कर लेना। अब आप इसमें लैम्डा निकालना है आपको, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r और e, और जैसे यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो ना, तो फिर इसको वैल्यू रखने का तरीका समझ लो एक बार। हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर हम वो कह रहे हैं कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो मैं अगर यहाँ 2 करूं तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 18 × ठीक है, तो 2 पाई की 1/18 × 10, तो ये वैल्यू इस तरह से निकालोगे। r दे रखा है इन्होंने 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 9 × 10⁴। तो ये सारी चीजें जब रख दोगे आपको निकालना है, ये चार्ज डेंसिटी है तो कूलम पर मीटर आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे आप सोल्व कर लोगे कूलम पर मीटर। तो इस तरह से वैल्यू रखने का तरीका। तो क्वेश्चन को ध्यान से करो, कुछ नहीं, आपको तरीके सीखने हैं, आपको कॉपी नहीं करनी कहीं से। आप एक बार तरीके सीख लो डेली। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी अपनी मर्जी से कर लिए और आपने 50 क्वेश्चन कॉपी करके किए, तो उससे अच्छे 5 क्वेश्चन कर लो आप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1.25 है, आप पढ़ लेना अपने उसमें क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है किसी ऑयल ड्रॉप पे, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.25 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर इन मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल दे रखी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस पूछी है, जी की वैल्यू दे रखी है और इसका चार्ज दे रखा है। तो आप देखो, अगर किसी ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये स्टेशनरी है और उस पर कह रहे हैं एक्सेस में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे चार्ज कितना हुआ एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। तो इस पे चार्ज होगा Ne के बराबर और नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है।
तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन का एक पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो इतना चार्ज इसके ऊपर हो गया। तो इस पे इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसा फील्ड लगाना पड़ेगा जो इसके ऊपर की तरफ को फोर्स लगा सके। तो माइनस चार्ज है तो फील्ड आपको नीचे कोइल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फील्ड, इसका मतलब नीचे की तरफ को है। ओइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है उसको आप डिटेल में नेट पे स्टडी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो जाएगा। नीचे इसका वेट काम कर रहा है, तो अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको होल्ड करना है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर कोई लगना चाहिए, इसके वेट को बैलेंस कर सके। तो QE इजिकल टू हो जाएगा mg, या mg इजिकल टू QE की बात है, कैसे भी करो, ठीक है। mg इजिकल टू हो गया, यानी कि जितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है इतना ही अपवर्ड लगना चाहिए अगर इसको आपको बैलेंस करना है। अब ये सारी चीजें क्या है, अब आपकी ऑयल ड्रॉप है, तो ऑयल ड्रॉप का आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। 4/3 स्फेरिकल ड्रॉप होती है, r3, और ये इसका डेंसिटी, और g और QE। अब सारी वैल्यू पता है आपको r को छोड़ के, और ये भी आपको किलोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको करूं 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो पहले तो ऐसा यूनिट में लिख लो। अब सारी वैल्यूज आपको r को छोड़ के सारी वैल्यू पता है, तो ये सोल्व करना अब आपका काम है। क्यूब निकाल लो, r³ निकलेगा, फिर उसका क्यूब रूट आएगा। तो ये सोल्व करना है, ये तरीका आपको आना चाहिए। तो मुझे सिर्फ आपको मेथड बताने हैं, सोल्व आपको खुद करना है, और आंसर आपका मीटर में आएगा। जब आप सारी ऐसा यूनिट ले लोगे, यहाँ पे सोल्व कर लेना, तो पहले r³ आएगा, फिर उसका क्यूब रूट लो के r। तो इसे सोल्व आपको करना है। ओके, थैंक यू। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने आपको तरीके समझाने की कोशिश की है कि आपको ना क्वेश्चन तो चाहे हम 100 करा दें, 100, 1000 भी करा दें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे, एक स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे मुझे कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने ये तरीके बताए आपको, कुछ क्वेश्चन सोल्व भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर तरीके बताने की कोशिश की है। तो मैं दोबारा स्टेप वाइज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ोगे, जो गिवन है वो नोट कर लोगे, व्हाट टू डू यानी कि क्या पूछा है क्वेश्चन में वो नोट कर लोगे, फिर उसका एक डायग्राम अगर पॉसिबल है वो बनाओ, और फिर आप क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर दो। आपको देखो कि क्या पूछा है, क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप देखना चीजें धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे आसान होती चल जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी आपके लिए। और फिजिक्स में जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। थैंक यू।